तो दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ वेव मोशन। और इस पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट सीखिए, वो है क्विंकेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, आप देखिए यहाँ से इस इधर से हम सोर्स देते हैं, साउंड को हम इधर से सेंड करते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ट्यूब, ये ट्यूब क्या है, मूवेबल ट्यूब है, यानी कि ये ट्यूब इधर से उधर मूव कर सकता है, राइट। और फिर यहाँ पे आपके पास यहाँ से साउंड निकलेगा और इस साउंड को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेम को एज ए डिटेक्टर लेते हैं। बेसिकली ये जो क्विंकेज ट्यूब है, इसको हम प्रूव करते हैं कि इंटरफेरेंस का फेनोमेना होता है या नहीं। यहां से बेसिकली हम वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली क्या होगा, जब यहां से हम साउंड सेंड करेंगे तो ये साउंड इधर भी आएगा और ये साउंड इधर भी आएगा। अब ये ट्यूब का हम लेंथ आगे पीछे कर सकते हैं। तो मान लेते हैं लेंथ हम यहां से खींच के बढ़ा दिए, तो जो साउंड इधर से ट्रेवल करेगा ये लेंथ हम फिक्स रखते हैं, इधर का लेंथ फिक्स रखते हैं, इधर का लेंथ हम वेरिएबल रखते हैं। तो ये जो साउंड है ये इधर से तो ट्रेवल करेगा फिक्स डिस्टेंस से, पर इधर से ट्रेवल करेगा वेरिएबल डिस्टेंस से। तो वहां पे पाथ डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा तो फेज डिफरेंस आएगा, और फेज डिफरेंस आएगा तो वहां मैक्सिमा और मिनिमा बनने का चांस है। ये है क्विंकेज ट्यूब का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, वो होता है। वापस से सुनिए, एक तरफ से हम साउंड भेजते हैं, एक तरफ से साउंड निकलेगा जिसको डिटेक्ट करने के लिए हम फ्लेम लगाते हैं। एक तरफ का ट्यूब फिक्स है, एक तरफ का ट्यूब मूवेबल है, मूव कर सकते हैं। देखिए वेरिएबल ट्यूब है, इसको हम स्लाइड करके खींच सकते हैं। तो देखिए मान लेते हैं ट्यूब को हमने एक्स लेंथ खींचा। जैसे ही ट्यूब को एक्स लेंथ खींचेंगे, शिफ्ट हमने किया एक्स लेंथ, तो यहां पे टोटल शिफ्ट यानी कि टोटल पाथ डिफरेंस कितना आएगा। अगर इसको हम एक्स खींचते हैं तो ये भी एक्स जाएगा, यानी जो पाथ डिफरेंस आएगा वो 2x के बराबर आएगा। बस यही इसका इंपॉर्टेंट फंडा है कि अगर आप ट्यूब को एक्स लेंथ खींचते हैं तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो 2x के बराबर आएगा। अब आइए इस पे हम बेसिकली अलग अलग शिफ्ट करके देखते हैं। पहले हमने शिफ्ट दिया 0, यानी कि अभी हम ट्यूब को मूव नहीं कर रहे हैं। तो अगर शिफ्ट 0 है तो पाथ डिफरेंस भी 0 होगा और फेज डिफरेंस भी 0 होगा, और रिजल्ट यहां पे मैक्सिमा बनेगा। इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बुलाते हैं। आपको इन दोनों में रिलेशन तो पता है, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा, इन दोनों में रिलेशन होता है। अब मान लेते हैं ये जो शिफ्ट हम दे रहे हैं वो लेमडा बाय 4 दे रहे हैं, यानी अब जो शिफ्ट दिए वो लेमडा बाय 4 दिए। तो अगर शिफ्ट लेमडा बाय 4 देंगे तो पाथ डिफरेंस ट्वाइस ऑफ लेमडा बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप शिफ्ट एक्स देते हैं तो पाथ डिफरेंस ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाता है। तो पाथ डिफरेंस होगी आपके पास लेमडा बाय 2, और फेज डिफरेंस लेमडा बाय 2 यहां डालेंगे, डेल्टा एक्स के जगह पे लेमडा बाय 2 डालेंगे तो आपके पास फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई के बराबर। और पाई देखिए, यानी कि यहां पे क्या बनेगा, आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आई मिनिमम होगा, राइट। आपको मैंने बताया था कि कंडीशन क्या होता है डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। अगर हम शिफ्ट देते हैं लेमडा बाय 2 तो पाथ डिफरेंस इसका ट्वाइस हो जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ लेमडा बाय 2 यानी लेमडा, और फेज डिफरेंस यहां से हो जाएगा 2 पाई, और 2 पाई आपको पता है यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां पे मिलता है। तो अगर हम यहां से देखिए, ये यहां मैक्सिमम मिल रहा है, यहां मैक्सिमा, मैक्सिमा टू मैक्सिमा, या आप यू बोल दीजिए मिनिमा टू मिनिमा, जो शिफ्ट आएगा मैक्सिमा टू मैक्सिमा, मिनिमा टू मिनिमा, जो शिफ्ट आएगा आपके पास वो लेमडा बाय 2 है। देखिए मैक्सिमा टू मैक्सिमा शिफ्ट कितना है, लेमडा बाय 2, डिफरेंस कितना है, मैक्सिमा टू मैक्सिमा, और मिनिमा टू मिनिमा, मैक्सिमा टू मैक्सिमा शिफ्ट कितना है, लेमडा बाय 2। और अगर हम बात करते हैं मैक्सिमा टू मिनिमा, ये मैक्सिमा है ये मिनिमा है, तो मैक्सिमा टू मिनिमा शिफ्ट कितना है, लेमडा बाय 4। तो आपको क्वेश्चन में यही देगा, क्वेश्चन में क्या बोलेगा आपको कि क्विंकेज ट्यूब में जो है ये जो हम शिफ्ट देते हैं वो 3 मिलीमीटर देते हैं। तो आपको बोलेगा कि क्विंकेज ट्यूब का जो पार्ट है, ट्यूब है, उसको हम 3 मिलीमीटर से शिफ्ट करते हैं, तो जो साउंड का इंटेंसिटी होता है, साउंड का इंटेंसिटी होता है वो मैक्सिमा टू मिनिमा चला जाता है। तो जैसे ही बोला मैक्सिमा टू मिनिमा चला जाता है, तो मैक्सिमा टू मिनिमा कितना डिफरेंस होता है, लेमडा बाय 4,
मैक्सिमा टू मैक्सिमा, मिनिमा टू मिनिमा होता है लैम्डा बाय 2, और मिनिमा टू मैक्सिमा और मैक्सिमा टू मिनिमा होता है लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 4 को आप 3 मिलीमीटर से इक्वेट करिएगा, आपके पास लैम्डा आएगा, तो आपको या तो v देगा या फ्रीक्वेंसी देगा, तो v इक्वल टू एन लैम्डा लगा करके कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला इन ए क्विंकेस ट्यूब एक्सपेरिमेंट इफ मूवेबल पार्ट इज शिफ्टेड बाय 3 मिलीमीटर, यानी जो मूवेबल ट्यूब था उसको 3 मीटर हम शिफ्ट करते हैं, देन इंटेंसिटी ऑफ साउंड बिकम्स मैक्सिमा टू मिनिमा। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड बिकम मैक्सिमा टू मिनिमा मतलब यहां जो शिफ्ट होगा वो कितना होगा, लैम्डा बाय 4। मैक्सिमा टू मिनिमा शिफ्ट कितना होता है, लैम्डा बाय 4, मिनिमा टू मैक्सिमा लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 4 को हम 3 मिलीमीटर यानी कि इसके कंपेयर करेंगे मीटर में, यहां से लैम्डा आ जाएगा, और आपको v इक्वल टू एन लैम्डा लगा सकते हैं। आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी 30 किलो हर्ट्ज दिया है, तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीट्स कैसे बनता है। तो देखिए, जब हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे तो वहां जो हम दो सोर्स ले रहे थे उसमें क्या ले रहे थे, उसमें पाथ डिफरेंस हम क्रिएट कर रहे थे, यानी कि वहां जो इंटेंसिटी था वो था फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन यही दो सोर्स अलग अलग टाइम में अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, तब जो प्रोड्यूस होता है उसको हम बीट्स बुलाते हैं। तो बीट्स बीट्स बेसिकली क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं ये सुनिए। देखिए, मान लेते हैं एक साउंड है, एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, यहां मैक्सिमा है, यहां मिनिमा है, यहां मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा से मिनिमा, मिनिमा से मैक्सिमा, तो यहां जो प्रोड्यूस हुआ उसको हम बीट बुलाते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, यहां मिनिमा, मिनिमा टू मैक्सिमा, मैक्सिमा टू मिनिमा, इसको हम बेसिकली बीट बुलाते हैं। अब बीट में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ बीट्स, मतलब अगर दो फ्रीक्वेंसी, दो साउंड जिसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, वो अगर बेसिकली मूव कर रहा है तो वो कितना बीट प्रोड्यूस करेगा, दो साउंड का फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी जिसको डेल्टा एन से डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, वो होता है n2 माइनस n1। यहां हम डिफरेंस जो लेंगे, माइनस जो करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तब आपको बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगा, यानी नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड। फिर दूसरा होता है बीट टाइम पीरियड। तो बीट टाइम पीरियड मतलब मैक्सिमा टू मैक्सिमा या मिनिमा टू मिनिमा जो टाइम पीरियड हुआ उसको बुलाते हैं बीट टाइम पीरियड, जिसको टीबी से डिनोट करते हैं, और ये होता है 1 अपॉन नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड। डेल्टा एन को क्या से डिनोट करते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड। तो यहां से बीट टाइम पीरियड आ गया 1 अपॉन n2 माइनस n1। सिमिलरली एक टर्म होता है टाइम गैप बिटवीन मैक्सिमा टू मिनिमा। आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि दो सोर्स है, एक का फ्रीक्वेंसी f1, एक का फ्रीक्वेंसी f2, तो आपको बताना है टाइम गैप बिटवीन मैक्सिमा टू मिनिमा। मैक्सिमा टू मिनिमा के बीच में टाइम गैप बताना है, तो टाइम गैप बिटवीन मैक्सिमा टू मिनिमा ये हो जाएगा बीट टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2। तो बीट टाइम पीरियड कितना था, 1 अपॉन n2 माइनस n1। तो टाइम गैप बिटवीन मैक्सिमा टू मिनिमा या मिनिमा टू मैक्सिमा आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू n2 माइनस n1। डन, यानी कि बीट टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2। फिर कुछ और फॉर्मूला होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव पूछता है। तो फ्रीक्वेंसी देखिए, पहला वेव था जिसका फ्रीक्वेंसी था n1, दूसरा वेव था फ्रीक्वेंसी था n1। जब ये ओवरलैप करेगा तो नया फ्रीक्वेंसी बनेगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव होगा n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2। और सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन पूछता है, वो होता है n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको और समझते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी को क्या होता है। तो मान लेते हैं आपके पास दो वेव है, एक का फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज, एक का फ्रीक्वेंसी है 6 हर्ट्ज। तो 4 हर्ट्ज मतलब एक सेकेंड में ये 4 बार ऑसिलेट करेगा। तो हम क्या करते हैं, एक सेकेंड को हम डिवाइड कर देते हैं, एक सेकेंड को डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में, यानी कि हम एक सेकेंड को 4 हिस्से में डिवाइड करेंगे, तो वो कितना आएगा, 0, ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 2/4, ये आ जाएगा 3/4, और ये आ जाएगा 4/4। ठीक है, तो एक सेकेंड को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ये आपको पहले आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं इस वेव, इस 4 हर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी का, तो यहां देखिए जब ये एक कंप्लीट वेव क्रिएट करता है तो 6 हर्ट्ज वाले का एक वेव और आधा वेव, यानी कि 1.5 वेव बनेगा, 1.5 वेव बनेगा।
क्योंकि एक सेकंड में ये 4 1 2 3 4 कंप्लीट करेगा, तो ये एक सेकंड में 6 बार यानी 1 2 3 4 5 6 बार कंप्लीट करेगा। तो यहां देखिए, अगर जब इसका ओवरलैप करवाएंगे तो ये तो पूरा ओवरलैप करेगा ऐसे यहां तक, ठीक है, ये पूरा यहां तक है ये। और फिर जब ये दोनों ओवरलैप करेगा तो यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो पहले तो यहां मिनिमा बनेगा, फिर पहले तो यहां मैक्सिमा बनेगा, फिर यहां मिनिमा बनेगा। सिमिलरली जब ये दो वेव ओवरलैप करेगा तो ये देखिए पार्ट, यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहां मैक्सिमा बनेगा। तो बीट मैंने आपको क्या सिखाया था, मैक्सिमा टू मैक्सिमा 1 बीट होता है, मिनिमा टू मिनिमा 1 बीट होता है, या मैक्सिमा टू मैक्सिमा 1 बीट होता है। तो यहां 2 बीट बनेगा, तो 2 बीट बन रहा है। इसको निकालने का फॉर्मूला भी क्या होता कि दोनों फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दीजिए तो आपको बीट मिलेगा। डन, तो ये बीट मिला। तो देखिए अब यहां पे बीट कितना मिल रहा है, 6 - 4 यानी कि 2 बीट पर सेकेंड। अच्छा, 2 बीट पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में 2 बीट मिल रहा है। तो अगर आपको बोले कि वो टाइम इंस्टेंट बताओ कि कब कब बीट मिल रहा है 2 बीट, तो आप क्या करिएगा, आप इस 2 बीट को एक सेकेंड में मिल रहा है तो आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा 1/2 इंटू 2/2। डन, तो आपको ये टाइम इंस्टेंट मिल जाएगा कि कौन से टाइम इंस्टेंट पे बेसिकली बीट बन रहा है। अच्छा, यहां पे अगर हम इस दोनों ग्राफ को ओवरलैप करते हैं तो आपके पास ये आता है, और इस पार्ट को हम बुलाते हैं वेव एनवेलप। वेव एनवेलप का मतलब कुछ नहीं होता है, मिनिमा टू मिनिमा जो पोजीशन होता है, मिनिमा टू मिनिमा होता है, उसको वेव एनवेलप बुलाते हैं। तो एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है 2 वेव है, एक वेव आपको ये गिवन है और एक वेव आपको ये गिवन है। ये बोलता है प्रोड्यूस बीट, देन आपसे पूछा बीट फ्रीक्वेंसी, बीट टाइम पीरियड, टाइम गैप बिटवीन मैक्सिमा टू मिनिमा इंटेंसिटी, बीट अपेयरेंस टाइम यानी कि कौन कौन से टाइम पे बीट अपेयर हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, और आई वैक्सिंग अपॉन आई वेनिंग का रेशियो। तो एक बार मैं आपको वापस से सारा फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूं। जो बीट फ्रीक्वेंसी उसको डेल्टा एन से डिनोट करते हैं, वो होता है n2 - n1। डन। अच्छा, बीट टाइम पीरियड जो होता है इसको हम टीवी से डिनोट करते हैं, ये होता है 1/Δn। ये फॉर्मूला है, डेल्टा एन का वैल्यू ये। सिमिलरली टाइम गैप बिटवीन मैक्सिमा टू मिनिमा, टाइम गैप बिटवीन मैक्सिमा टू मिनिमा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टीबी डिवाइडेड बाय 2, और टीवी को क्या बुलाते हैं, बीट टाइम पीरियड, और टीवी होता है 1/बीट फ्रीक्वेंसी। डन। फिर आपसे पूछा बीट अपेरेंस, तो ये भी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, इसका फॉर्मूला क्या होता था फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव का, n1 + n2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये सब फॉर्मूला यूज करिए। अच्छा, फिर ध्यान से सुनिए, फिर आई वैक्सिंग और आई वेनिंग का रेशियो पूछा है। तो आई वैक्सिंग का सिंपल सा मतलब होता है आई मैक्सिमम, और आई वेनिंग का मतलब होता है आई मिनिमम। तो आई वैक्सिंग और आई मिनिमम कहीं दिखे तो आपको क्या निकालना है, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो आपके पास 2 इक्वेशन था उसमें से आप क्या करिएगा, ω1 और ω2 लिखिए साइड करके, और ओमेगा को आप लिखते हैं 2πn1, और ओमेगा को लिख सकते हैं, ω2 को लिख सकते हैं 2πn2। तो यहां से n1 आ जाएगा इतना और n2 आ जाएगा इतना। फिर आपको निकालना है बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी होता है n2 - n1, बड़े में से छोटा वैल्यू, तो आपके पास 4 बीट पर सेकेंड आया, यानी कि एक सेकेंड में आपके पास 4 बीट बन रहा है। तो 4 बीट बन रहा है, तो आपको अगर पूछा कि कौन कौन से टाइम इंस्टेंट पे बनेगा, तो आप इसको क्या करिए, 1/4 लिखिए, 2/4 लिखिए, 3/4 लिखिए, 4/4 लिखिए। यानी कि ये वो टाइम इंस्टेंट है, यानी 1/4 सेकेंड पे एक बीट पहला बीट, 2/4 सेकेंड पे दूसरा बीट, 3/4 सेकेंड पे तीसरा बीट, और सिमिलरली 4/4 पे चौथा बीट बनेगा। तो टाइम इंस्टेंट एक सेकेंड में 4 बीट बन रहा है, तो एक सेकेंड को हम 4 भाग में बांटेंगे। एक सेकेंड को 4 भाग में बांटने का तरीका 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो ये वो टाइम इंस्टेंट है जहां पे बीट आएगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी आ गया। फिर आपसे पूछा बीट टाइम पीरियड, वो होता है 1/बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी आया 4 बीट पर सेकेंड, तो यहां से बीट टाइम पीरियड आ गया 1/4 सेकेंड। टाइम गैप बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमा, इसका फॉर्मूला होता है बीट टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2। तो बीट टाइम पीरियड आ गया 1/4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 1/8 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव पूछा, उसका फॉर्मूला होता है n1 + n2 डिवाइडेड बाय 2। तो आप यहां पे वैल्यू रखिएगा, आपके पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव। आई वैक्सिंग आई वेनिंग का रेशियो पूछा है, तो ये बेसिकली आपको आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो पूछा है। तो आई मैक्स होता है a1 + a2 का होल स्क्वायर,
और आई मिनिमम होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। A1 और A2 आप इक्वेशन से देख के पहचान सकते हैं, तो आपके पास आई वैक्सिंग आई वेनिंग का रेशियो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ट्यूनिंग फॉर्क ए का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको n गिवन है, while frequency of tuning fork B is 20% more than that of A। यानी कि जो B का फ्रीक्वेंसी है, ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है वो A का n था और उसका प्लस 20 मोर देन A, यानी कि n प्लस 20 अपॉन 100, 20% मतलब 20 अपॉन 100, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ B जो है यहां से आ जाएगा 6/5 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ A। सिमिलरली आपको बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क C इज 30% मोर देन दैट ऑफ A, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ C इज 30% मोर देन दैट ऑफ A। A का था 1, A का था n, तो n प्लस 30 अपॉन 100 इंटू n, तो यहां से C का फ्रीक्वेंसी आ गया इतना। तो देखिए B का फ्रीक्वेंसी, इसको डिवाइड करेंगे तो C का फ्रीक्वेंसी इतना आ गया। और आपको नेक्स्ट बोला कि B एंड C प्रोड्यूस 6 बीट पर सेकेंड, यानी कि B और C जो है ये 6 बीट प्रोड्यूस करता है पर सेकेंड, यानी कि इन दोनों का फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस आएगा वो 6 बीट पर सेकेंड के बराबर आएगा। तो आइए इसको डिफरेंस कर लेते हैं, तो 1.3 माइनस 1.2 6 के बराबर आया, तो यहां से n आ जाएगा 60 हर्ट्ज, और ये n है क्या, A का फ्रीक्वेंसी है, तो A का फ्रीक्वेंसी आ गया 60 हर्ट्ज। A का फ्रीक्वेंसी आ गया तो आप B का भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा 1.2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ A। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास B का फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, B का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा यहां आप रखिएगा 1.2 इंटू 60, तो 1.2 इंटू 60 तो यहां आ जाएगा 72, और 1.3 इंटू 60 रखिएगा तो यहां आ जाएगा 78, यानी B का 72 और C का 78 फ्रीक्वेंसी 78 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नीट और AI EEE में पूछा गया था। आपको बोला 3 साउंड सोर्सेस ऑफ फ्रीक्वेंसी 501 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज इतना हर्ट्ज आर वाइब्रेटिंग टुगेदर एंड दे प्रोड्यूस बीट्स, फाइंड बीट फ्रीक्वेंसी। तो आपसे पूछा है बीट फ्रीक्वेंसी बताइए। बीट फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि कितना बीट पर सेकेंड बन रहा है, तो वो आपको बताना है। तो देखिए 3 साउंड सोर्स है, तीनों का फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। अब देखिए सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी के बीच में देखिए 501 503, तो यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी कितना होगा 2 बीट पर सेकेंड, इन दोनों को माइनस करना है। सिमिलरली 503 505 यहाँ पे 505 यहाँ पे बनेगा 2 बीट पर सेकेंड, और इन दोनों के बीच बनेगा 501 और 505 4 बीट पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहां तो एक तो इसके साथ बन रहा है बीट फ्रीक्वेंसी, एक इसके साथ बन रहा है बीट फ्रीक्वेंसी, और एक इसके साथ बन रहा है। तो आप 2 बीट पर सेकेंड को कैसे लिख सकते हैं, 1 सेकेंड में 2 बीट, यानी 1 सेकेंड को आप 2 भाग में बांटिएगा, कैसे 1/2 2/2। सिमिलरली यहां से 2 बीट पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 बीट, 1 सेकेंड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे 1/2 2/2, और यहां से बन रहा है 4 बीट पर सेकेंड, तो 4 बीट पर सेकेंड 1 सेकेंड को 4 भाग में बांटेंगे, तो 1/4 2/4 3/4 4/4। अब आप चेक करिएगा इसमें से कौन कॉमन है, कॉमन कौन है, ये भी 1/2 है, ये और ये कॉमन है, 2/2 2/2 4/4। तो जो कॉमन है उसको 1 काउंट करेंगे, तो टोटल बीट फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, ये तो 1 ही है, 1 यहां से 1 फिर यहां से 1 और यहां से 1, तो टोटल हो गया 4 बीट पर सेकेंड। समझ में आया। फिर नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है उसका जो ये होता है इसको आर्म्स या प्रॉन्ग्स बुलाते हैं, और जब आप इसको वाइब्रेट करते हैं तो ट्यूनिंग फॉर्क में जो वाइब्रेशन होता है वो ट्रांसफर्स होता है। ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे से वाइब्रेट करता है, और जो उसका स्टेम होता है इसको स्टेम बुलाते हैं, स्टेम में जो वाइब्रेशन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होता है। तो ये याद रखना है कि ट्यूनिंग फॉर्क के जो आर्म्स होते हैं उसमें ट्रांसफर्स वाइब्रेशन होता है, उसका जो स्टेम होता है उसमें लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होता है। फिर क्या करता है वो ट्यूनिंग फॉर्क पे वैक्स डिपॉजिट करता है। तो आप याद रखिएगा जब भी हम ट्यूनिंग फॉर्क का वैक्सिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, और ट्यूनिंग फॉर्क को फाइलिंग करेंगे मतलब घिसते हैं ट्यूनिंग फॉर्क को, तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। आपको बोला है 81 ट्यूनिंग फॉर्क्स आर अरेंज्ड इन सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी such that each tuning fork produce 4 beat per second with its neighboring tuning fork
If frequency of last tuning fork is octave of that of first, then find frequency of first, 11th and last tuning fork. आपको बोला कि 81 ट्यूनिंग फॉर्क है और सक्सेसिव मैनर में इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज्ड है 1 2 3 4 डैश 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 अप टू 81। और दो सक्सेसिव के बीच का जो दो सक्सेसिव ट्यूनिंग फॉर्क के बीच का जो बीट फ्रीक्वेंसी है यानी कि बीट पर सेकेंड वो है 4 बीट पर सेकेंड। तो अगर मान लेते हैं पहले वाले ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी n होगा तो दूसरे वाले का पक्का n+4 होगा, तभी इन दोनों के सब्सट्रैक्शन से 4 बीट पर सेकेंड आएगा। यस और नो? क्योंकि आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि n+4 आपने किया, n-4 भी कर सकते थे, तब भी 4 बीट पर सेकेंड आता, पर आपको बोला कि सक्सेसिव इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज करना है, इसलिए पहले को n लेते हैं तो दूसरे को n+4 ही लेंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा ऐसा रखेंगे ताकि दूसरे और तीसरे को माइनस करने से 4 बीट पर सेकेंड आए, तो तीसरा हम लिखेंगे n+8। और आपको बोला है कि जो 81st ट्यूनिंग फॉर्क है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज ऑक्टेव ऑफ दैट ऑफ फर्स्ट वन। अब यहां पे एक वर्ड आता है ऑक्टेव। ऑक्टेव का ऐसे मैथ में मतलब होता है 8, पर म्यूजिक और साउंड के टर्म्स में ऑक्टेव को बोलते हैं ट्वाइस। ये याद रखिएगा। यहां दो टर्म आपके पास आएगा, एक तो यूनिसन, आपको बोलेगा कि दो ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है वो यूनिसन है, मतलब दोनों का रेशियो 1:1 है। और ऐसा बोलेगा कि एक का जो फ्रीक्वेंसी दूसरे का ऑक्टेव है, यानी कि ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ फर्स्ट वन। तो ऑक्टेव का मतलब ट्वाइस होता है साउंड में, मैथ में 8 होता है। इतना समझ में आया? यानी कि जो लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क है उसका फ्रीक्वेंसी पहले वाले का ट्वाइस है, पहले वाले का ऑक्टेव है, यानी कि पहले वाले का ट्वाइस है। इतना समझ में आया? अच्छा, अब देखिए, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी था, फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क था उसका फ्रीक्वेंसी है n, दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी है n+4। अच्छा, यहां जो देखिए 4 है, यही तो बीट है, यही तो बीट पर सेकेंड है। तो हम क्या करते हैं, जो ये 4 है आपके पास, 4 को हम बीट्स बुलाते हैं, या 4 को आप b लिख देते हैं, एक वक्त के लिए b लिख देते हैं। तो हम n2 को लिख सकते हैं n+ बीट्स या n+b, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आप थर्ड वाले की बात करिए, तो थर्ड वाले को लिखते हैं n+8। तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 × 4, और 4 तो बीट्स है, बीट्स को या तो b या b से लिखिए, बीट से लिखिए। तो n3 को लिख सकते हैं n+2 बीट्स। तो आप यहां से देख सकते हैं n1 को n लिख रहे हैं, n2 को n+1 बीट लिख रहे हैं, n3 को n+2 बीट लिख रहे हैं। सिमिलरली n4 को n+3 बीट लिखेंगे, n5 को n+4 बीट लिखेंगे। तो आप देखिए, जो नंबर यहां पे है 2, उससे एक कम यहां पे है, जो नंबर यहां पे है उससे एक कम यहां पे है, जो नंबर यहां पे है उससे एक कम यहां पे है। तो अगर आप n81 लिखिएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं? n+80 बीट्स। इतना समझ में आया? अच्छा, जो 81st ट्यूनिंग फॉर्क है उसका जो फ्रीक्वेंसी है पहले वाले का ऑक्टेव है, यानी पहले वाले का ट्वाइस है। तो 2n लिख दिए = n, और बीट्स के जगह पे 4 लिखिए। तो यहां से n का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 320। 320 आ गया तो फर्स्ट वाले का फ्रीक्वेंसी आ गया, फर्स्ट वाले ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी आ गया 320। 81st वाले का ट्वाइस ऑफ फर्स्ट है, यानी कि 640। और अगर हम 11th की बात करते हैं, 11th ट्यूनिंग फॉर्क का, तो 11th ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कैसे लिख सकते हैं? n+10 बीट्स, बीट्स के जगह पे 4, n के जगह पे 320, तो n11 आ जाएगा 360 हर्ट्ज।